जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती वर्ष 2022 के लिए हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। उस क्रम में आज का वीडियो हमारा वीडियो नंबर 3 है। यदि आप हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, वर्कशॉप तीनों में से किसी का भी फॉर्म भरे हों और हिंदी का प्रैक्टिस सेट चाह रहे हों तो यह वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। इसको छोड़ना नहीं है। 10-12 वीडियो में हम लोग 10-12 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। उससे हमारी तैयारी को मजबूती मिलेगी। हमें पता चलेगा हमें जितना पढ़ा है हमने कितना हमारा क्वेश्चन सही हो जा रहा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते आ रहे हैं, रेडियो ऑपरेटर भर्ती में जो मेंटल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, तो उत्तर प्रदेश पुलिस से एसआई वाली भर्ती हुई थी, उसमें जितने भी मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए थे हमने सभी को निकाल करके यहाँ पर अलग से क्वेश्चन बना दिया है। आप सभी वीडियो को आराम से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पर साइंस प्लस जीके का भी क्लास शुरू हो चुका है। 2-3 वीडियो हो गए, इसको भी देख लेना है। और मेंटल एप्टीट्यूड का जो यह लेटेस्ट हम 3 वीडियो अपलोड करेंगे, यह 1-2 हो गया होगा या फिर आपको तीनों वीडियो देख लेना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इसमें आपको पता होगा गद्यांश भी आएगा। तो गद्यांश हो सकता है बहुत लोग करना उनको अच्छा न लगता हो, हम कराएं, यहाँ पर उनका टाइम लगेगा। और बहुत सारे लोग गद्यांश को भी करना चाहते हैं। यदि आप गद्यांश को भी करना चाहते हैं तो बताइएगा कमेंट करके, हम अलग से इसके बारे में वीडियो लाएंगे। 2-3 गद्यांश, 4 गद्यांश एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। फिलहाल गद्यांश देखेंगे हम लोग लास्ट में। पहले देखते हैं यहाँ पर मेन क्वेश्चन। गद्यांश में 4 क्वेश्चन है, इसको हम लोग लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? ठीक है, घर जाऊंगा में घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो देखिए, यहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्रिया है, यानी कि राम क्या कर रहा है? क्रिया, घर जा रहा है, तो क्रिया का उपवाक्य है। तो यहाँ पर क्रिया ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्रिया उपवाक्य है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? यानी कि इलाहाबाद साइड में जो लोग होंगे इसको अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अवधी बोली है इलाहाबाद में भी बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ नहीं बोली जाती है, भोजपुरियों भी बोली जाती है बढ़िया से, और ब्रज तो नहीं बोली जाती है। अवधी और भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा यहाँ पर इलाहाबाद के हिसाब से देखें तो अवधी इसमें सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अय यानी कि अय उच्चारण का स्थान का नाम क्या है? तो देखिए, जितने भी उच्चारण वाले शब्द हैं इनको यदि आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही आसानी से ले लेंगे। जो लिखा है इसको हमें पढ़ना है और देखना है कि आवाज़ कहाँ से निकल रही है। जैसे हम लोग बोलते हैं प बोलते हैं तो हमारा ओठ से ओठ सट जाता है, तो यह होता है प, होता है ओठ शब्द। प, फ, ब, भ, म, यह सब क्या है? ओष्ठ शब्द, यानी कि ओठ से निकलने वाले, ओठ गोलाकार हो जाता है। उसी प्रकार जब हम लोग आय को बोलेंगे तो एक बार बोलिए अपने आप से, आय आय। तो कहाँ से आवाज़ निकल रही है? कंठ से, यानी कि हमारा जो कंठ होता है यहाँ पर कंठ, और यहाँ पर कंठ और तालु दोनों मिल करके आवाज़ निकाल रहे हैं, आय। बोलिए आप स्वयं, आय आय। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सभी को पता होगा, उत प्लस, क्वेश्चन नंबर 8, उत प्लस डयन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए, उत प्लस डयन, उड्डयन। तो इसका भी नियम होता है, जैसे यह व्यंजन संधि है, पूछ दे कौन सी संधि है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी जब त या द के बाद ड या ढ हो, तो त या द के स्थान पर क्या हो जाता है? ड हो जाता है। उसी के हिसाब से यहाँ पर उड्डयन हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ दिया, चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए, चूरन क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? चूर्ण होता है, ठीक है। तो चूरन पूछा है कौन सा शब्द है, तो यहाँ पर तद्भव, और 9वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो एक बार सोचिए, राह न सूझना, पीछा छुड़ाना, बराबर बात कर बदलना, ढाढ़स बांधना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राह न सूझना। इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा?
चौकड़ी भूल जाना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर देख लें जैसे ढाढ़स बांधना दे दिया, तो ढाढ़स बांधना मतलब क्या होता है, ढाढ़स बांधना, कोई मतलब हार रहा है तो उसको कहते भाई ढाढ़स बांध के रख, यानी कि अपना ढाढ़स बांधना मतलब क्या हो जाता है, साहस देना है, उसको साहस दिया जाता है, तो इसे कहते हैं ढाढ़स बांधना। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होता है, सौमनस्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सौमनस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जस दूल्हा तसवनी बराता, यानी कि जैसा दूल्हा है वैसे ही उसकी बारात है। तो इसके बोलने से ही पता चल रहा है कि जैसे दूल्हा है वैसे उसकी साथी, यानी कि जैसे खुद वैसे साथी। बरामे का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है जो धरती को फोड़कर जन्मता हो, इसके लिए एक शब्द क्या है, स्वयंभू नहीं। स्वयंभू किसे कहते हैं, जो अपने आप से उत्पन्न होता है। जन्मजात यानी कि जन्म से ही कोई चीज़ है, यानी कि तो उसे जन्मजात कहते हैं। और यहाँ पर उद्भिज क्या होता है, उद्भिज मतलब होता है जो धरती को ज़मीन को फोड़ करके निकलता है, उसको कहते हैं उद्भिज। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। देखिए यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़े हुए का मतलब आपने पहले भी कांस्टेबल वगैरह का पेपर दिया है, तो एक शब्द ऐसा, एक या दो क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आते हैं जिसका हिंदी अनुवाद पूछ देता है, अंग्रेजी में देगा हिंदी अनुवाद पूछ देगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो पृष्ठांकन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होता है, इंडोर्समेंट। ठीक है। और इसका बात करें अमेंडमेंट, तो आप सभी को पता होगा अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, संशोधन करना। पढ़ते हैं ना हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट मतलब संशोधन करना। और वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है, सत्यापन करना किसी चीज़ को। और यहाँ पर स्पेसिफाइन मतलब होता है, मतलब स्पेसिमेन मतलब होता है नमूना, या फिर किसी का एक तरीके से नमूना प्रतिरूप, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। मूक मतलब क्या होता है, मूक मतलब होता है चुप, मूक। ठीक है। तो मूक का जो विलोम पूछ दे तो मूक का विलोम होता है वाचाल। विलोम की बात कर रहा है, वाचाल हो जाएगा। वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो मूक का अनेकार्थी शब्द पूछा है कौन सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पर गूंगा होता है, चुप होता है, और यहाँ पर शांत होता है, लेकिन विवश नहीं होता है मूक का अनेकार्थी शब्द। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कह राम की गाय चरती है में कौन सा कारक है। 16वां का राम की गाय, यानी कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्ता नहीं है, कर्म भी नहीं है। कर्ता में क्या आता है, यदि हम लोग कौन का उत्तर करें तो कौन में उत्तर करें तो यहाँ पर उसका आंसर मिलता है, तो कर्ता कारक हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है कि राम की गाय चरती है, तो देखिए राम की गाय चरती है क्या है, राम से गाय का संबंध है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। जिस संज्ञा या सर्वनाम के रूप में उसका संबंध किसी वाक्य से दूसरे वाक्य के साथ जुड़ता है, ठीक है, तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम की गाय चरती है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, राम से गाय का संबंध हो गया, जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध कारक। 16वें का सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए 17वां का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक पूछ देता है, जैसे कह देता है कोई आ रहा है, कोई मतलब क्या, निश्चय ही नहीं, कोई कौन सा आ रहा है। और संबंधवाचक आपने ऊपर देख ही लिया, और यहाँ पर निजवाचक का भी हो जाता है। निजवाचक में क्या आ गया, जैसे स्वयं हो जाए या फिर मैं खुद ही कर लूँगा, यह सब आता है तो निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुमान का विशेषण होगा। विशेषण क्या होता है, जो उसकी विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो अनुमान का विशेषण क्या बता रहा है, देखिए अनुमति, तो अनुमान तो भाई हम लोग अनुमान लगाते हैं, अनुमति यहाँ पर आज्ञा हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पर अनियमित भी नहीं होगा और अनुमानक भी नहीं होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुमानित। अनुमान का विशेषण क्या हो जाएगा, ए, यानी कि अनुमानित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है। तो देखिए यहाँ पर में
तब मेढक बोलते हैं मैं जब पानी बरसता है, कौन सा वाक्य है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 19वें का हो जाएगा सी, यानी कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? स्वर्ग का पर्यायवाची यहाँ पर जानना चाह रहा है। तो देखिए स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है? स्वर्ग का गौ भी होता है, इसके अलावा नाक भी होता है, और नाक के अलावा जो त्रिदशालय होता है, देवलोक होता है, बैकुंठ होता है, सुरपुर होता है, लेकिन बीच में जो दे रहा है त्रिविध, यह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। कह रहा है महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो देखिए यह सब किसकी कृति है? सब महादेवी वर्मा का ही लिखा हुआ कृति है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था यामा के लिए। तो ऑप्शन नंबर 21 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुमित्रा में प्रत्यय क्या होगा? तो देखिए सुमित्रा प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय यानी कि जो पीछे लगता है, और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है। तो सुमित्रा का में जो प्रत्यय यानी कि पीछे लग रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ, इसमें प्रत्यय है। इसका संधि विच्छेद पूछ दे तो क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद थोड़ा सा अलग है। देखिए सु प्लस मित्र प्लस आ, ठीक है। अगर इसमें उपसर्ग पूछता तो सु हो जाता, प्रत्यय पूछा है तो आ हो जाएगा, और मूल शब्द क्या है? मित्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 22 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 23वां, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं, बहुत ही प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट कह रहा है जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान पक्षी भी करते हैं। उसका सम्मान पक्षी नहीं भाई, सभी, उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य में सरल वाक्य क्या होगा? 24वें में सरल वाक्य पूछ रहा है। तो देखिए जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, यहाँ पर सम्मान भी करता है, सम्मान आया ही नहीं। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, या फिर कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं। कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। तो यहाँ पर सरल वाक्य पूछा है, तो इसमें इसलिए और वगैरह नहीं आना चाहिए। सरल वाक्य में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। और लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसलिए लगाएंगे तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, मिश्र वाक्य हो जाएगा, इसलिए कि यह सब लगाने से मिश्र वाक्य हो जाता है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है यदि कोई मान लीजिए शब्द है उसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ठीक है, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, तो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? तो सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इसको ये भी देख लेना है। कह रहा है सरासर में कौन सा समास है? सरासर में कौन सा समास है? तो देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसमें आगे अव्यय आ जाता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और द्विगु समास किसे कहते हैं? जिसमें आगे संख्यावाचक आ जाए, जैसे क्या होता है? चौराहा हो गया, या क्या हो गया? आगे संख्यावाचक यदि आ जाए तो इसे द्विगु समास कहते हैं। और द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जैसे हो गया माता पिता, ठीक है, बीच में हाइफन वाला साइन आए, या फिर अलगाव का सेंस आए, जैसे माता और पिता, तो इस प्रकार का क्या हो जाता है? इसे क्या कहते हैं? द्वंद्व। द्वंद्व मतलब होता है झगड़ा। झगड़ा यानी कि बीच में यदि कोई ऐसा चिन्ह हाइफन वाला आ जाए तो समझिए एक तरीके से अलगाव हो गया, भाई बहन, माता पिता, ठीक है, खाना पीना, ये सब क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्विगु में जैसे चौराहा हो गया, त्रिवेदी हो गया, ठीक है, दशानन हो गया, यह सब क्या है? द्विगु समास है। और तत्पुरुष में आपको पता है कि इसमें 8 प्रकार के कारक होते हैं, इसमें आते हैं। लेकिन सरासर में जैसे यथासंभव हो गया, यथा आगे आ गया, ठीक है, तो इस प्रकार से जो आगे उपसर्ग लगता है, आगे जो अव्यय लगता है, इसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर सरासर में कौन सा समास हो जाएगा? 25वें का सी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। देखिए अगर कोई कार्य किसी से न करवा के, मतलब अपने न करके किसी से करवाया जाए,
कोई कार्य अपने न करके किसी से करवाया जाए तो वहाँ पर आता है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे जैसे हो गया लिखवाना हो गया, चलवाना हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जगवाना हो गया। इस प्रकार से जितना भी ऐसा क्रिया है, ऐसा शब्द है जिसमें अपने काम न करके किसी से करवाया जाए तो ऐसे को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। 26वें का सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर संयुक्त नाम धातु क्रिया कहते हैं किसे, इसको भी जान लीजिए। नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ क्या है, संज्ञा हो गया, तो हाथ से क्या हो जाएगा, हथियाना, यह क्या है, संज्ञा है। बात से बतियाना, लात क्या है, लात से लतियाना। गरम क्या है, गरम, इसमें हम लोग देखेंगे तो विशेषण हो जाएगा, गरम से गरमाना। यह सब नाम धातु क्रियाएँ आ जाती हैं। संयुक्त वाक्य, संयुक्त क्रिया जिसमें और वगैरह आए, यह सब संयुक्त हो जाती हैं। और अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अनुकरण की भावना है, यानी कि ऐसी ध्वनि जो बार बार आए। जैसे क्या होता है, भनभनाना, बन 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 बन, तो ये बार बार आ रहा है कि नहीं। सनसनाना, सन सन सन, या न न स स बार बार आ रहा है। खटखटाना, ठीक है, और झंझनाना, थपथपाना, यह सब क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया होती है। तो इसमें क्या लिखवाया पूछा है, तो लिखवाया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। सही हो जाएगा 26वें का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कौन सी है। तो 27वें का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा है, अवधी भाषा में इन्होंने लिखा है पद्मावत। 28वां कह रहा है दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होता है दिक् प्लस दर्शन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो आशीर्वाद में चुनना है शुद्ध वर्तनी। तो देखिए आशीर्वाद में जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाता है, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है। आँखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना, साफ बात। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। धोखा खाना नहीं, धोखा देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा 30वें का। नेक्स्ट कह रहा है 31वें का स का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए स का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है तालु। श एक बार अपने आप से बड़ा वाला श बोलिए। तो इसमें क्या है, हवा जो है तालु से टच होती हुई हमारा जीभ भी ऊपर तालु में टच हो रहा है। श के अलावा ई, च, छ, ज, झ, ये सब क्या है, यह सभी तालु के स्थान है। तो सही जवाब स का हो जाएगा तालु। और यहाँ पर दंत की बात करें तो जैसे होता है त, थ, द, ध, न, ये सब क्या है, तालु है। तालु नहीं, दंत है, ठीक है। कौन सा त, थ, द, ध, न जब हम बोलते हैं तो हमारा जीभ जो है आकर के दांत में सड़ता है, इसलिए यह हो गया दंत। और मूर्धा की बात करें तो जैसे ट, ठ, ड, ढ, यह सब हो गया, यह सब मूर्धा शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी किस प्रकार का शब्द है। हाथी 32वें का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तद्भव शब्द है। तब तत्सम क्या होता है, हाथी का तत्सम होता है हस्ती, हस्ती, ठीक है। गधा का पूछे, गधा का क्या तत्सम होता है, गदर्भ होता है, ठीक है। गोबर का तत्सम क्या होता है, गोमय होता है। ये सब याद रखिए। 33वां कह रहा है पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पर पीताम्बर कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर क्या है, भगवान पीताम्बर यानी कि पीताम्बर पीला है जिसका अंबर, उसकी पूजा कर रहे हैं। अर्थात किसकी, पीताम्बर विष्णु भगवान को कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर बी, पीला है अंबर अर्थात विष्णु भगवान, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है। कामायनी किसने लिखा है। तो कामायनी लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन के लगभग आपको रचना और रचनाकार से देखने को मिलेगा। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी ने क्या लिखा है, तो इसके अलावा लिखा है जैसे झरना हो गया, अपर हो गया, आंसू हो गया, ठीक है, लहर हो गया, जन्मेजय का यज्ञ हो गया, और नाटक में हो गया चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, इंद्रजाल। ये सब रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब आगे, प्रत्यय मतलब पीछे।
तो असुरक्षित में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दो दो हैं, जब इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे अ प्लस सु प्लस रक्षित, तो इसमें उपसर्ग कौन है, अ भी है सु भी है। 35वें का सही जवाब सी हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है, यानी कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अग्नि का पर्यायवाची कृषाणु होता है, हुतासन होता है, और यहाँ पर वही भी होता है। लेकिन जो 36वें का भी अनिल है, अनिल किसका है, तो अनिल बराबर हवा, अनिल हवा का पर्यायवाची है। और अनल किसका है, अनल अग्नि का है, ठीक है, अनल अग्नि का है, जबकि अनिल हवा का है, याद रखिए। 37वां दे रहा है, कह रहा है यह वाला चिन्ह कोष्टांकित शब्द विराम चिन्ह का क्या नाम है। तो देखिए हम लोग ऐसे चिन्ह लगाते हैं तो क्या कहते हैं हिंदी में, कामा, ठीक है, ऐसे लगाते हैं तो उसको कामा कहते हैं, कामा। और हिंदी में क्या कहते हैं, अल्प विराम। और कामा के ऊपर एक बिंदी अगर लगा दिए तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाता है अर्ध विराम। अर्ध मतलब आधा रुकना है, वहाँ पर ज़्यादा देर तक ठहरना है, अर्ध विराम हो जाएगा। बस कामा लगाकर यानी कि अल्प विराम लगाते हैं उसे कामा कहते हैं। और खड़ा चिन्ह ऐसा क्या है, यह हो गया पूर्ण विराम, ठीक है। और इसके अलावा प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में पता ही होगा। इस प्रकार से यदि चिन्ह दे दे तो क्या इसे कहते हैं, योजक निर्देशक चिन्ह, यानी कि आगे निर्देश देकर लिखना रहेगा तो ऐसा चिन्ह लगाते हैं। केवल ऐसा दे दिया यानी कि केवल पाई दे दिया तो उसको हम लोग कहते हैं योजक चिन्ह, ठीक है। और इस तरीके से यानी कि उसको अंडर कामा में प्रदर्शित कर दिया तो इसको हम लोग कहते हैं उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण, यानी कि डबल बार यदि ऐसे ऐसे लगा दे, कोई शब्द लिखा है ऐसे ऐसे 2 बार लगा दे तो इसको हम लोग कहते हैं डबल उद्धरण। अगर एक बार लगाए तो सिंगल उद्धरण इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य में आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं, ठीक है। तो अशुद्ध यहाँ पर हमको पहचानना है, तो एक बार ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों बार बार आया है कोई शब्द सर्वनाम, इसीलिए अशुद्ध है। तो यहाँ पर क्या शुद्ध होगा, जैसे दूसरी बार कोई शब्द आया हो वह नहीं आना चाहिए। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई सुख की, एक मिनट इसे ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महा प्लस ईस का संधि रूप क्या होगा। तो 39वें का देखिए, अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, सबका यहाँ पर अलग अलग हो सकता है मत। महा प्लस ईस, बहुत सारे लोग महिष लगाएंगे या फिर महिष लगाएंगे, तो इसका लेकिन सही जवाब क्या हो जाएगा, महेश। महा प्लस ईस महेश, ठीक है। महा प्लस ईस महेश। कौन सी संधि अगर पूछ दे तो महा प्लस ई या ईस, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगा, गुण संधि। 1 मिनट पेन चल जा, यहाँ पर कौन संधि हो जाएगा, गुण संधि, ठीक है, गुण संधि। और देव प्लस इंद्र, यह भी वही संधि हो गया, गुण संधि। तो इस प्रकार की संधि क्या है, गुण संधि। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य का उदाहरण है। तो चलिए पढ़ते हैं। बच्चा सो रहा है, मुझसे गाया नहीं जाता, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पत्र लिखा गया। तो भाववाच्य का उदाहरण है। तो देखिए भाववाच्य जहाँ पर भी आता है ना तो उसमें नकारात्मक भावनाएं जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो जैसे मुझसे गाया नहीं जाता तो यह क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। भाववाच्य आता है तो इसमें अक्सर यहाँ पर नकारात्मक चीज़ें जुड़ी होती है, मुझसे करा नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, मुझसे खाया नहीं जाता, यह सब आता है तो भाववाचक हो जाता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है। तो आप लोगों ने 36 में से कितने क्वेश्चन सही किए उसको बताइएगा। बाकी बचा है यहाँ पर 4 ठो बचा है यहाँ पर गद्य वाला। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको तो पढ़ना पड़ेगा। देखिए गद्य वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। पहले या तो इसको आप पढ़ लीजिए 2-3 मिनट की टाइम निकाल करके, या फिर डायरेक्ट इसका प्रश्न को पढ़िए फिर उत्तर खोजिए। तो देखिए इसको, इस गद्यांश का मूल कथ्य यानी कि मूल कथ्य क्या है, यानी कि यह गद्यांश क्या कहना चाह रहा है, तो इसको पढ़ने पर ही पता होगा। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ ही क्षणों में जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया है।
इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनाने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूँकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में प्रभावित हो सकती है जनसंख्या। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बना रही है। ठीक है, निशस्त्रीकरण शस्त्रास्त्रों के निर्माण में जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसी के कारण आज इतने शस्त्र उत्पन्न बन गए हैं जिसके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। तो देखिए एकदम आतंकी वाली बात हो गई, यानी कि इसमें गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। तो देखिए गद्यांश कहना चाह रहा है कि निशस्त्रीकरण और विश्व शांति की बात कहनी चाह रही है। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की भविष्यता के बारे में तो कुछ हो नहीं रही है, आतंक का भय यहाँ पर नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको पढ़ने के बाद उत्तर अपने आप निकल आता है। कह रहा है भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी। तो देखिए हमने ऊपर जब पढ़ा तो उसमें क्या आया, जापान का बारे में आया कि जापान पर अणु बम गिरा तो सभी ने इसके बारे में सोचा कि यह एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया को डराई जा सकती है। इसीलिए सभी ने जापान पर गिराए गए अणु बम ने लोगों को शस्त्र बनाने की प्रेरणा दी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ। तो अभी हमने पढ़ा तो जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से ही इसका अनुभव किया गया और लोगों के बीच बनाने की होड़ लग गई। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं। तो इसका जो पढ़ेंगे तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, पारस्परिक भय के कारण। जब आप लोग यहाँ पर गद्यांश में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा पारस्परिक भय के कारण लोग शस्त्र को बनाने में जुटे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथे का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 40 क्वेश्चन को पूरा का पूरा कर लिया। आप एक बार कमेंट करके बताइएगा 40 क्वेश्चन में से आपका कितना सही होगा। ठीक है, 40 में से आपका कितना आया एक बार कमेंट करके बता देना है। और प्रैक्टिस सेट कैसा लगा इसके लिए आपको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना है कि प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। और साइंस और जीके और मेंटल एप्टीट्यूड ये सभी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।